हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है सभी लोगों का आज के लेक्चर में। क्या मेरी आवाज आ रही है? जल्दी फटाफट से बता दीजिए, क्या मैं दिखाई दे रहा हूं? भारी मात्रा में लोग जुड़ चुके हैं आज हमारे साथ। 9.5 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं। आयुषी, विवेक, अर्पित, साद, आकाश, राहुल, जतिन, खुशी, अनन्या, जॉन, मनीषा, प्रियंका, लक्ष्मण, रविकांत, श्रेया, दीपक, जिया, नमस्ते। तो क्या हम आज अपना लेक्चर स्टार्ट कर सकते हैं? जल्दी से बता दीजिए। तो आप सभी लोगों के 3 मेन चैप्टर खत्म हो चुके हैं और ये सॉलिड स्टेट और सरफेस केमिस्ट्री जो कि आपके बोर्ड में नहीं है, लेकिन नीट में भी अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया कि रखेंगे कि नहीं, लेकिन फिर भी अपन कवर कर लेते क्योंकि और स्टेट बोर्ड्स वगैरह में तो है। ठीक है, लेकिन मैंने आपको कुछ सवाल दिए थे, होमवर्क करके आए क्या? जल्दी से बता दो। क्या आप सभी लोग होमवर्क करके आए हो क्या? जल्दी से बोल दो, क्या आप होमवर्क करके आए हो क्या? कुछ बच्चे कह रहे आवाज कम आ रही है, जरा देखना। आवाज एकदम जोरदार आ रही है, आवाज एकदम जोरदार आ रही है। जल्दी फटाफट से बस आप बता दें मुझे, क्या हम स्टार्ट कर सकते हैं? जल्दी से बता दें। बोलो 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 बोलो। तो आज हम सॉलिड स्टेट का एकदम बेसिक पोर्शन पढ़ने वाले हैं, है ना? चलिए जरा पहले हम होमवर्क डिस्कशन कर लेंगे सर। और होमवर्क कुछ ऐसा कह रहा है, ये हमारा गोल है। टाइप ऑफ सॉलिड हम पढ़ रहे होंगे आज, है ना? सॉलिड के टाइप, और ये आप पहले से काफी चीजें इसमें जानते हो। एक बार हम इसको पढ़ेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। होमवर्क डिस्कशन में चलते हैं। सबसे पहला सवाल आपके सामने ये था, जल्दी से मुझे बता दो क्या आंसर आया इसका। क्या आंसर आया इसका? कंसीडर द स्टेटमेंट S1 एंड S2। ठीक है, कंडक्टिविटी ऑलवेज इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अच्छा अच्छा, चेक करें जरा। ये कह रहे हैं कि कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कर रहे हो, कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कर रहे हो तो कंडक्टिविटी यानी कि K इंक्रीज होगी। इनका कहना यह है कंडक्टिविटी डिक्रीज करने पर K इंक्रीज होगा, सॉरी कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करने पर K इंक्रीज होगा, ऐसा इनका कहना है। बताओ जरा, क्या इनका कहना सही है कि गलत है? बोलो, इनका कहना सही है कि नहीं? अगर कॉन्सेंट्रेशन कम तो वॉल्यूम बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ने पर कंडक्टिविटी बढ़ती नहीं है, यह गलत है। डाइल्यूशन करने पर कंडक्टिविटी कम होती है, क्योंकि कंडक्टिविटी की डेफिनेशन में लिखा गया है बचपन से, क्या? पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ आयंस कम हो जाते हैं। इसका मतलब स्टेटमेंट 1 जो है वो रॉन्ग है। ठीक है सर। सेकंड, मोलर कंडक्टिविटी ऑलवेज इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करोगे वॉल्यूम बढ़ेगा, डाइल्यूशन कर रहे हो लैम्डा एम बढ़ता है। क्या ये बात सही लिखी है? बिल्कुल सही लिखी है, यानी कि S2 सही है। तो S1 रॉन्ग, S2 करेक्ट। बी आंसर है आपका। क्या आपका आंसर बी है? जल्दी से बता दो, क्या आपका आंसर बी है? जी हां, वेरी गुड। पोल दे दें? चलो इस सवाल के लिए पोल ले लो। फटाफट से मुझे बता दो जरा, क्या आंसर है? बोलो, फटाफट से मुझे बता दो क्या आंसर है 30 सेकंड के अंदर। द वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट एक्स इज इन एक्वा सॉल्यूशन इज शोन इन द फिगर। ओके, द इलेक्ट्रोलाइट एक्स, बताओ क्या होगा? एक्स क्या होना चाहिए? बोलो फटाफट से। आंसर आपका आ चुका है, जी हां, आंसर आपका आ चुका है। बहुत बढ़िया। श्रवणी, ध्रुमिल, अविरल, नंदकिशोर और अबसार, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटे। देखो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये स्ट्रॉन्ग है, ये स्ट्रॉन्ग है, ये क्या है? वीक। तो वीक की कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी का डायग्राम ऐसा होता है। याद करो, लास्ट टाइम पे बताया था। क्योंकि वीक वाला कभी भी कंप्लीट आयोनाइज नहीं होता, यानी कि वो आयोनाइज होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा, आयंस बनते रहेंगे, बनते रहेंगे। ठीक है, वेरी गुड। अगला सवाल, चलिए भाई इसका आंसर करिए, अगले सवाल का। बोलो,
द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ NaCl एट कॉन्सेंट्रेशन C एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन आर लैम्डा C एंड लैम्डा नॉट. ओके. द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन लैम्डा से, उन्होंने एक्चुअल लैम्डा मान रखा है, कोई दिक्कत नहीं. हम सर कटा हुआ लैम्डा मानते थे, लेकिन इन्होंने एक्चुअल लैम्डा मान रखा है, कोई दिक्कत नहीं, हम उसके अकॉर्डिंग आंसर कर देंगे, है ना. बताओ जरा क्या आना चाहिए, बताओ जरा, बोलिए क्या होता है. याद करो, लैम्डा m इज इक्वल टू लैम्डा m नॉट माइनस a रूट c, ये होता है. क्या आपने यही लिखा था? बस चेक कर लो आप. लैम्डा m नॉट मतलब इन्होंने इसको मान लिया है, ये जो एक्चुअल में था ये लैम्डा m सीधा है ना, इसको उन्होंने मान रखा है लैम्डा c, और इसको मान रखा है इनफाइनाइट, और a को उन्होंने b मान लिया. क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है सर. a को उन्होंने b मान लिया तो अपन ये वाला आंसर लगा देंगे. तो लैम्डा m c इज इक्वल टू लैम्डा m नॉट माइनस b रूट c. आ गया, आ गया आंसर. चलिए चेक कर लेते हैं. बहुत बढ़िया. मुरमई, रघवेश, सीना, रवि और भूमिका, वेरी गुड बेटे, वेरी गुड. तो आपका आंसर आ गया लैम्डा m c इज इक्वल टू लैम्डा इनफाइनाइट माइनस b रूट c. उन्होंने a को भी मान रखा है, कोई दिक्कत नहीं है. अरे a को भी मान लिया, क्या समस्या है तुम्हें, है ना. क्लियर है एकदम. पोल थोड़ा जल्दी आ जा रहा है क्या? अच्छा, ज्यादा तेज हो गया अपन. चलो पोल आराम से दे देंगे. पोल कम्स टू अर्ली. ठीक है, थोड़ा आराम से दे देंगे. चलिए अगला सवाल. चलो ट्राई करो, फिर बोल देता हूं. द एनोडिक हाफ सेल ऑफ लेड एसिड बैटरी इज रिचार्ज्ड यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 0.05 फैराडे. द अमाउंट ऑफ PbSO4 इलेक्ट्रोलाइज इन ग्राम ड्यूरिंग द प्रोसेस. बताओ जरा. चलो ट्राई करो, फिर अपन पोल आपको दे देंगे. हाँ भाई, तुरंत से पहले आंसर करें, क्या आ रहा है. द अमाउंट ऑफ PbSO4 इलेक्ट्रोलाइज, ये बताना है. बोलो क्या रहा है आपका आंसर. PbSO4 इलेक्ट्रोलाइज के बारे में पूछ रहे हैं. तो PbSO4 किस में कन्वर्ट होगा? लेड में. तभी 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, है ना. तभी आपको 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, +2 से 0 जा रहे होगे, है ना. तो बस आपको यह चेक करने के लिए पता करना था कि 2 फैराडे से 1 मोल लेड सल्फेट, 2 फैराडे से 1 मोल लेड सल्फेट, तो 0.05 फैराडे से कितना? 2 फैराडे से 1 मोल, 1 फैराडे से 1/2, 0.05 फैराडे से 0.05 का मल्टीप्लाई कर दो. इतने मोल लेड सल्फेट. और मोल मतलब उसको ग्राम में कन्वर्ट कर लो. मोल आ गए लेड सल्फेट के, लेड सल्फेट के मोल आ गए 0.025. वेट ऑफ लेड सल्फेट आ जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर लो. मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर लो, ये आ जाएगा. चेक कर लो कितना आ गया, चेक कर लो कितना आ गया. चलो आंसर करो आप लोग फटाक से, आप लोगों ने निकाला होगा. करो आंसर तुरंत से, पहले मुझे बता दें. बेटा जिन लोगों का बैकलॉग है वो पूरा क्लियर करें. जिन लोगों का बैकलॉग है क्लियर करें. काफी बच्चे लिख रहे हैं सर बैकलॉग. फटाफट से आंसर कर दें मेरे सामने. कितना आ रहा है? आ गया. क्या आ रहा है? चेन्नई आ रहा है. बहुत बढ़िया, काफी लोगों का गया. दीपनजीत, यश, रितिका, रोनित और चारू, वेरी गुड बेटा, वेरी नाइस. 7.6 इज द आंसर, है ना.
अगला सवाल है आपके सामने, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन MnO4 नेगेटिव 8H प्लस प्लस 5 इलेक्ट्रॉन Mn प्लस 2 प्लस 4 वाटर, ई नॉट दे रखा है 1.51 वोल्ट, द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड इन फैराडे टू रिड्यूस 5 मोल ऑफ MnO4 माइनस। अच्छा, 5 मोल को रिड्यूस करना है, क्वांटिटी निकाल ली है, बोलो। ई नॉट का वैसे मतलब नहीं है, मैं लगा दूं n इंटू एन फैक्टर इज इक्वल टू Q बाय F। फैराडे में आंसर चाहिए, मोल कितने हैं 5 मोल, एन फैक्टर कितना है 5, Q अपॉन F, सीधा सीधा आंसर आ गया 25 फैराडे। 25 फैराडे आंसर आ गया, सही है ना। 5 मोल सीधे सीधे मोल दे रखे थे, 5 मोल और 5 फैराडे से मल्टीप्लाई कर दे, 5 एन फैक्टर है तो उससे मल्टीप्लाई कर दिया और Q निकालना था फैराडे के फॉर्म में, सीधा सीधा आंसर आ गया। अगला सवाल करके बताइए तनक। द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ 4 मेटल ABCD आर -1.2, 0.6, 0.85 और -0.76। द सीक्वेंस ऑफ डिपोजिशन ऑफ मेटल ऑन अप्लाइंग पोटेंशियल, मतलब कौन जाएगा सबसे पहले, बताओ कौन जाता है, बोलो कौन जाएगा। जिसका ई नॉट आर ज्यादा होगा वो जाएगा, क्यों, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो नीचे आएगा वो जाएगा। तो ई नॉट आर जिसका ज्यादा उसका डिपोजिशन आसान, सही बात है ना। जिसका ई नॉट ज्यादा उसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम और वो आसानी से चला जाएगा। प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी लगाया करते थे। फटाफट से अब आप आंसर कर सकते हो, है ना। बताओ जरा आंसर क्या आएगा, फटाफट से सभी लोग आंसर कर दें। बहुत आसान होता है भाई, बहुत आसान, बहुत ही आसान होता है ना। एक कह रहा है सर आप इतनी जल्दी जल्दी चैप्टर खत्म कर, बेटा इतना ही डिजर्व करते हैं चैप्टर। अब ऐसा थोड़ी एक चैप्टर 20 दिन चलाएंगे। जो चैप्टर जितने लेक्चर की डिमांड करता है वो सारे के सारे हम चैप्टर कवर करा रहे हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में 10 लेक्चर एक ऑप्टिमम लेक्चर नंबर होता है, जिसमें सारी चीजें कवर विद PYQ विद क्वेश्चन प्रैक्टिस, सभी प्रकार के सवाल जो नीट में आ चुके हैं। नीट के जेईई मेन वाले भी कर ही रहे हैं अपन, देखो ये भी जेईई मेन का है। तो आप उस चीज की टेंशन मत लो, जो पढ़ाया गया उसको पढ़ लो, सवाल उसी में से आएगा, ठीक है जी मालिक। अब ऐसा थोड़ी 25 दिन लगाएंगे एक चैप्टर में, चलिए बस कैसे कवर होगा फिर। और ऐसा भी नहीं है कि 4 दिन में खत्म कर दें, ठीक है। तो जो चैप्टर जितना डिजर्व करता है उतना ही हम लेंगे। और आप लोगों को पीडब्ल्यू की खासियत अगर पता हो तो यही है कि सही समय पे सिलेबस खत्म कराना। पहली बात तो इस फील्ड में बहुत ही कम लोग होते हैं जो सही से पूरा सिलेबस खत्म कराते हैं, जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है 14 सालों का, है ना। बहुत कम लोग होते हैं जो ऐसा करते हैं, ठीक है। और हमारा ऐसा भी नहीं है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम ले लें 20 लेक्चर और आने वाले चैप्टर जो है उसमें हम 3-3 लेक्चर में खत्म कर दें, या हम ये बोल दें कि नहीं ये तो आप पढ़ लेना। सारी चीजें आपको एकदम सही सही तरीके से दी जा रही हैं। पढ़ना आपको है, बहाने मारो खुद का नुकसान करो कि सर ये तो तेज चल रहा है, ये स्लो चल रहा है, ये ऐसा हो रहा है। जो बहाने मारेगा वो पीछे हो जाएगा। ये इस आपके जो पढ़ाई वाला समय है जीवन का, उसका एक कटु सत्य है। जिस भी बच्चे ने बहाना मारा उसका नहीं हुआ। तो इसलिए जो आ रहा है उसको ग्रहण करें, सवाल को सॉल्व करें, आंसर बताएं। जिसका ई नॉट आर ज्यादा होगा उसका डिपोजिशन आसान होगा, बहुत अच्छी बात है। तो ई नॉट आर ज्यादा किसका है बताओ, सबसे ज्यादा ई नॉट आर इसमें से किसका है, 0.85 वैल्यू सबसे बड़ी है। और वो किसकी है, वो है सी वाले की, यानी कि सी का डिपोजिशन इजी होगा। और एक ही ऑप्शन में मुझे दिख रहा है, देखो ये नहीं ये नहीं ये आ गया, देखो 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 कितना आसान है, कितना आसान है, ठीक है, कितना आसान है, समझ गए, समझे, हाँ बहुत बढ़िया। तो जिसका ई नॉट आर ज्यादा उसका डिपोजिशन आसान, तो सी आएगा, सी के बाद बी। देखो सबसे बड़ी वैल्यू 0.85, फिर 0.6, फिर -0.76, फिर -1.2, ठीक है, क्लियर है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो चेन्नई आंसर आपने बोला है, आइए जरा देख लेते हैं आपका क्या आंसर आया है, ठीक है। अरे आ गया, बहुत बढ़िया। देखो कितने
इस बैच की मैक्सिमम जनता आंसर कर रही है, आपके सामने है, देखो 75% जनता ने सही आंसर किया है। हर्ष, रूपम, मुरमई, समीर और रयान, वेरी गुड, वेरी नाइस। अगला सवाल आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ Fe2SO4 होल थ्राइस इज रिलेटेड टू बाय, बताओ। मोर नहीं, मोल, मोलर कंडक्टिविटी होगा यहां पर, मोलर कंडक्टिविटी। चलिए भाई जरा ध्यान दीजिए, इक्विवेलेंट और मोलर में रिलेशन बता दीजिए जल्दी से, फटाफट से, जल्दी से रिलेशन आप मेरे को बता दीजिए क्या आने वाला है। मैंने आपको, याद है वो दिन, याद है वो पल जब लैम्डा EQ इज इक्वल टू लैम्डा M अपॉन N फैक्टर लिखा था? बस अगर आपको ये याद है तो समझ लो आपका काम हो चुका है। पोल आपके सामने आ रहा है, तैयार हैं? तैयार हैं क्या? चलो फटाफट से मुझे बता दो, एन फैक्टर क्या है? सॉल्ट का एन फैक्टर क्या होता है? Fe+3 और SO4 माइनस 3 का डबल 6, एन फैक्टर आ चुका है 6, 3 इंटू 2, तो लैम्डा EQ आ जाएगा लैम्डा M/6। आंसर बेटे, आंसर डी इज द राइट आंसर। आया क्या? कितना बढ़िया तो आंसर कर रहे हो यार, वाह वाह, बहुत बढ़िया। कौन था फिर ये जो ऐसी ऐसी बातें करता रहता है? बहुत बढ़िया। मुरमई, स्वप्न, आज तो मुरमई ने एकदम महफिल लूट रखी है, वाह बहुत बढ़िया बेटा। स्वप्निल, उत्कर्ष, ओजस्विनी, कृष, बहुत बढ़िया बेटा मुरमई। चलें 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 चलें, चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है? इफ इक्वल चार्ज यूटिलाइज इन इलेक्ट्रोलाइजिंग द फाइंड आउट डिपोजिट मोलर रेशियो। चलो बताओ जरा, इक्वल चार्ज आपने किया है, मोलर रेशियो बता दो आप, बोलो। कॉपर सल्फेट Al2SO4 होल थ्राइस Ag2SO4। ये तो बस ऐसी डायग्राम बना के आपको दिया गया है कि आपने इक्वल चार्ज यहां से सप्लाई किया है, कॉपर सल्फेट Al2SO4 होल थ्राइस और Ag2SO4। अब आपको बताना है कि कॉपर Al और Ag का कितना डिपोजिशन हुआ, उसका मोलर रेशियो बताना है। क्या आ रहा है बताओ, बोलो भाई, मुझे वहां बताओ क्या क्या इक्वेशन बन रही है। यहां से कॉपर 2+, 2 इलेक्ट्रॉन लेकर क्या बना रहा होगा? कॉपर, यानी कि 2 फैराडे से 1 मोल, 2 फैराडे से 1 मोल, ठीक है। यहां पर क्या है? एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम 3+ क्या ले रहा होगा? 3 इलेक्ट्रॉन, क्या बना रहा होगा? एल्यूमिनियम, तो 3 फैराडे से 1 मोल, यहां 1 मोल कॉपर, यहां 1 मोल एल्यूमिनियम। और Ag+ क्या ले रहा होगा? इलेक्ट्रॉन, क्या बना रहा होगा? सिल्वर, तो 1 फैराडे से 1 मोल। क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? जो आयन होगा उसको इलेक्ट्रॉन दे दो तो वो मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब मुझे बताओ, मुझे इक्वल चार्ज पास कराना है, इक्वल चार्ज। मैंने मान लिया कि x फैराडे आप पास कर रहे हो, x फैराडे मैंने मान लिया, तो मुझे बताओ यहां पर 2 फैराडे से 1 मोल, तो 1 फैराडे से आधा, तो x फैराडे से कितना? x/2 मोल। 3 फैराडे से 1 मोल, तो x फैराडे से कितना? 3 से 1, तो 1 से 1/3, x से x/3, यूनिटी मेथड। 1 फैराडे से 1 मोल, तो x फैराडे से x मोल, है ना। अब जरा रेशियो ले लो इनका, x/2, x/3 और x, तो मोलर रेशियो यानी कि मोल्स ऑफ कॉपर इज टू मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम इज टू मोल्स ऑफ सिल्वर। क्या आएगा ये? कॉपर का कितना हो गया x फैराडे से? x/2। एल्यूमिनियम का कितना हो गया? x/3, और इसका x, सही है। x तो कट गया, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6/2 कितना? 3, 6/3 कितना? 2, और यहां 6, 3 2 6 आंसर 326, 3 2 6 आंसर है, चेक कर लो भाई। कॉपर में 2 फैराडे से 1 था, तो x फैराडे से x/2। इक्वल चार्ज बोला, अब ये नहीं बताया कितना, तो हमने x मान लिया, है ना। ठीक है, 326 आ रहा है, चेक कर लो, सही है।
क्लियर है एकदम, बहुत आसान है। कॉपर के 2 फेराडे में 1 मोल बन रहा था कॉपर का, तो x फेराडे से x/2 बन जाएगा, क्या है इसमें? ठीक है, अगला सवाल का आंसर बता दो जरा। करेक्ट स्टैंड बताना है। क्रोजन ऑफ आयरन कैन बी मिनिमाइज बाय फॉर्मिंग अ कॉन्टैक्ट विद अनदर मेटल विद अ हायर रिडक्शन पोटेंशियल। करेक्ट बताना है। आयरन कोरोड्स इन ऑक्सीजन फ्री वाटर। Corrosion of iron can be minimized by forming an impermeable barrier at its surface. और iron corrodes more rapidly in salt water because its electrochemical potential is higher. बताओ जरा, इन चारों में क्या आंसर लग रहा है? बोलो, आगरा, बदरापुर, चेन्नई, ढोलकपुर। फटाफट से सभी लोग आंसर करें, सभी लोग आंसर करें। पहले पढ़ लो चारों ऑप्शन, सवाल को ध्यान से पढ़ना भी एक कला है, इस कला को समझो। सभी लोग आंसर करके बताओ। बोलो, आया आंसर? चलिए, बहुत बढ़िया। देखो, कोरोजन ऑफ आयरन कैन बी मिनिमाइज बाय फॉर्मिंग अ कॉन्टैक्ट विद अनदर मेटल विद हायर रिडक्शन पोटेंशियल। मेरे ख्याल से यहां ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होना चाहिए, तभी आप उसको बचा पाओगे, है ना। आयरन कोरोड इन ऑक्सीजन फ्री वाटर ना, याद करो Fe+2 से +3 में ऑक्सीडाइज होता था Fe2O3 में, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। कोरोजन ऑफ आयरन कैन बी मिनिमाइज बाय फॉर्मिंग एन इम्परमिएबल बैरियर एट इट्स सरफेस, बिल्कुल सही है। अब इसके लिए आप क्या करते हो? आप इसके लिए पेंट करते हो, आप इसके लिए ऑयल या ग्रीसिंग करते हो, है ना। आयरन कोरोड मोर रैपिडली इन सॉल्ट वाटर बिकॉज इट्स इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल इज हायर, गलत, लोअर है ना, लोअर होता है, यानी कि सी सही है ना, सी सही है। तो ये सवाल थे आपके। अब हम चल रहे हैं अपने इस चैप्टर पर जिसका नाम है द सॉलिड स्टेट। क्या नाम है इसका? सॉलिड स्टेट। ठीक है, ये एक स्टेट ऑफ मैटर है ना, जैसे लिक्विड, गैस, ये सब प्लाज्मा वगैरह, ये सब जो होती है, उनमें से जो हमारे 12th क्लास में है वो है सॉलिड स्टेट। लिक्विड और गैसियस क्लास 11th में था, पूरा गैसियस स्टेट्स था आपके चैप्टर, है ना, और उसमें कुछ विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन आपने पढ़ा था जो कि लिक्विड का पार्ट था। ठीक है, ठीक। तो सॉलिड स्टेट, और इसका नाम है ठोस अवस्था, है ना। बड़ा आसान सा चैप्टर है, बड़ा आसान सा चैप्टर है। जब आप इस चैप्टर को खत्म करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अरे यार, इसके सवाल तो आज तक के सबसे आसान सवाल दिख रहे हैं हमें, है ना। बस अच्छे से समझ लेना। अच्छा, सॉलिड स्टेट में अगर हम बात करें तो इंटर पार्टिकल, यानी कि पार्टिकल के बीच में ना, इंटर पार्टिकल फोर्सेस क्या होते हैं बताओ? और इंटर पार्टिकल डिस्टेंस, बताइए जरा मुझे। सॉलिड स्टेट में क्या होगा? मेरे पास मान लो 3 स्टेट हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो इंटर पार्टिकल फोर्सेस होंगे स्ट्रॉन्ग, क्यों? मॉलिक्यूल पास पास होने चाहिए, सॉलिड में मॉलिक्यूल पास पास होते हैं। और इंटर पार्टिकल डिस्टेंस क्या होगी? बहुत कम, यानी कि बहुत ही शॉर्ट होगी डिस्टेंस, है ना। तो डिस्टेंस बहुत शॉर्ट होगी, बहुत कम होगी, है ना, और फोर्सेस बहुत स्ट्रॉन्ग है। जैसे ये सॉलिड है, ये क्या है आपके सामने? स्टाइलस जो है वो सॉलिड है, मतलब इसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच की डिस्टेंस बहुत कम है और फोर्सेस बहुत स्ट्रांग है। तो ऐसी स्टेट ऑफ मैटर को हम बोलते हैं सॉलिड स्टेट। ठीक है, क्लियर है एकदम? चलिए,
तो ये कहानी है सॉलिड स्टेट की। अब इसको अपन स्टार्ट करते हैं, और इसको स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम टाइप ऑफ सॉलिड की बातें करेंगे, है ना। एक एक पॉइंट अपन अच्छे से समझेंगे। ये मैंने टेबल इसलिए बना के लाया हूं क्योंकि ये डायरेक्ट इससे सवाल हो सकता है, सीधे यहां से वर्ड उठा सकते हैं, ठीक है, कि आपसे पूछ लें कि क्रिस्टलाइन क्या, अमोर्फस क्या होते हैं, तो इसकी हम बात कर रहे हैं। तो पहला ही टॉपिक है हमारा टाइप ऑफ सॉलिड। और इस चैप्टर में अगर आप देखो तो ज्यादा से ज्यादा 5 से 7 टेबल में ये चैप्टर खत्म हो जाता है। 5 से 7 टेबल होंगी, जैसे टाइप ऑफ सॉलिड की टेबल हो गई, फिर टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड की टेबल होगी, ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे यूनिट सेल, उसकी टेबल होगी, ठीक, उसके आगे हम आयनिक सॉलिड पढ़ेंगे, उसकी टेबल होगी, और डिफेक्ट पढ़ेंगे, उसकी टेबल होगी। तो आप ये समझ लो कि ये चैप्टर इतना आसान है, इतना आसान है, इतना आसान है कि 5 से 7 टेबल में ये खत्म हो जाता है चैप्टर। बस इसको अच्छे से समझ लेना आप, है ना। तो अगर मैं आपसे बात करूं टाइप ऑफ सॉलिड, तो 2 टाइप से हम क्लासिफाई कर रहे हैं, क्रिस्टलाइन और अमोर्फस। सर ये क्या क्या होते हैं, एक एक पॉइंट पढ़ के समझते जाएंगे। क्रिस्टलाइन का रेगुलर शेप होता है। ऐसे सॉलिड जिनका शेप रेगुलर हो उसको बोलते हैं क्रिस्टलाइन, और इर्रेगुलर शेप जिनका होता है उसको बोलते हैं अपन अमोर्फस। अब सर क्रिस्टलाइन कैसे, जैसे आपका नमक हो गया, NaCl, उसको मैं क्या बोलूंगा, क्रिस्टलाइन, ठीक है। ग्रेफाइट हो गया, उसको क्या बोलूंगा मैं, क्रिस्टलाइन। तो इनके शेप क्या होता है, रेगुलर होते हैं, ऐसा नहीं कि इधर उधर मॉलिक्यूल भाग रहे हैं। इनके शेप क्या होता है, रेगुलर। और अमोर्फस की बात करूं तो ये इर्रेगुलर शेप वाले होते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा एग्जांपल से कि इर्रेगुलर शेप कैसे आता है इनमें, है ना। मतलब इसका क्या है, ये थोड़ा सा सर और एक्सप्लेन करो। रेगुलर शेप मतलब ये बहुत ज्यादा कनेक्टिविटी होगी इनमें। क्रिस्टलाइन वालों में क्या होगी, मॉलिक्यूल आपस में बहुत ज्यादा कनेक्टेड रहेंगे, ठीक है, और इसमें बीच बीच में पैटर्न ब्रेक हो रहा होगा, ठीक। आगे चलते हैं। क्रिस्टलाइन में शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, मतलब ऐसे सॉलिड जिनका एक फिक्स मेल्टिंग पॉइंट होगा। शार्प मेल्टिंग पॉइंट मतलब फिक्स मेल्टिंग पॉइंट होगा। इसका क्या होता है, रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, मतलब यहां पर क्या होगा, रेंज होगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे क्रिस्टलाइन में वो सॉलिड होंगे, अभी अपन आगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्रिस्टलाइन के एग्जांपल क्या है, अमोर्फस के कौन से हैं, ये बस पॉइंट अपन एक्सप्लेन कर रहे हैं। क्रिस्टलाइन में अगर मैं बोलूं कि शार्प मेल्टिंग पॉइंट है, इसका मतलब क्या है, कोई एक फिक्स पॉइंट है। अमोर्फस में एक रेंज है, जैसे मैं बोलूं किसी एक पर्टिकुलर क्रिस्टलाइन सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट 330 केल्विन है, मैंने अपनी तरफ से ऐसी बोल दिया। अमोर्फस क्या होते हैं, 330 से 350 के बीच में धीमे धीमे मुलायम होते हैं, नरम होते जाते हैं। कौन, अमोर्फस। मेल्टिंग पॉइंट मतलब आपका वो टेम्परेचर रेंज है कि 330 से 350 के बीच में ये नरम होंगे या मुलायम होंगे। क्रिस्टलाइन क्या है, एक पर्टिकुलर पॉइंट है मेल्टिंग पॉइंट का, एक फिक्स पॉइंट है, जैसे 330 या 334 बोल दिया हमने, फिक्स बोल दिया, कोई रेंज नहीं है ना। अगला, अगर मेल्टिंग पॉइंट फिक्स है तो हीट ऑफ फ्यूजन क्या होगी, ये फिक्स रहेगी। भाई अगर 330 केल्विन तुमने मेल्टिंग पॉइंट बोला है, यानी कि उस पर्टिकुलर टेम्परेचर की हीट भी फिक्स होगी, सही ना। और अगर तुम ये बोल रहे हो कि अमोर्फस में रेंज है, टेम्परेचर की रेंज है 330 से 350 है, तो हर एक टेम्परेचर 330 से 350 के हर एक टेम्परेचर पर फिक्स नहीं होगा, वेरिएशन होगा हीट का, किसका, फ्यूजन का। तो हीट ऑफ फ्यूजन डू नॉट हैव डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन। अगला, एनिसोट्रॉपिक इन नेचर, और ये वाले होते हैं आइसोट्रॉपिक इन नेचर। इसका मतलब क्या है, एनिसोट्रॉपिक और आइसोट्रॉपिक का मतलब क्या है, मैं यहां लिख देता हूं। एनिसोट्रॉपिक का मतलब होता है डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन, इन डिफरेंट डायरेक्शन। मान लो आपकी 3 डायरेक्शन है, एक एक्स डायरेक्शन है, एक वाई है, एक जेड है। तो अगर तुम एक्स डायरेक्शन में जा रहे हो तो अलग फिजिकल प्रॉपर्टी होगी, वाई में जा रहे हो तो अलग होगी, जेड में जा रहे हो तो अलग होगी। आइसोट्रोपिक का मतलब क्या होता है सर,
आइसोट्रोपिक का मतलब क्या होता है? आइसोट्रोपिक, आइसोट्रोपिक होता है सेम फिजिकल प्रॉपर्टी, सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन, इन डिफरेंट डायरेक्शन। मतलब तुम एक्स डायरेक्शन में जाओ या वाई डायरेक्शन में जाओ या जेड डायरेक्शन में जाओ, फिजिकल प्रॉपर्टी सेम रहेंगी। तो क्रिस्टलाइन में फिजिकल प्रॉपर्टी अलग, जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, ये सब फिजिकल प्रॉपर्टी कहलाती है। तो तुम तीनों डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहे हो इनके, तो आपको अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टी मिलेंगी। तो ये एनिसोट्रोपिक नेचर के होते हैं। और उधर जाओगे एमोर्फस कैसे होते हैं? आप कहीं भी चले जाओ, एक्स में जाओ, वाई में जाओ, जेड में जाओ, या एक्स वाई के बीच में कहीं जाओ, या वाई जेड के बीच में कहीं जाओ, कहीं भी तुम जा रहे हो आइसोट्रोपिक नेचर दिखेगा। यानी कि तुम एक्स डायरेक्शन में डेंसिटी निकालने गए किसी अमोर्फस सॉलिड की, मान लो कुछ डेंसिटी आई सपोज तुम्हारी 10 ग्राम पर सीसी, तो वाई में भी वही है, जेड में भी वही है। अगर तुम वहां गए एनिसोट्रोपिक क्रिस्टलाइन वाले में, एक्स डायरेक्शन में 10 ग्राम पर सीसी आ रही है, वाई डायरेक्शन में 4 ग्राम पर सीसी, जेड डायरेक्शन में 2 ग्राम पर सीसी वेरी कर रही है ना। इसमें बोला गया है लॉन्ग रेंज ऑर्डर। क्रिस्टलाइन होते हैं लॉन्ग रेंज और ये होते हैं शॉर्ट रेंज। इसका मतलब क्या? इनकी कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। आइसोट्रोपिक वाले यानी कि अमोर्फस वाले की कनेक्टिविटी कम होती है। मतलब छोटे क्रिस्टल होंगे, फिर कोई टूट गया होगा बीच में बॉन्ड, फिर दूसरा कहीं से शुरू हो गया होगा, फिर टूट गया होगा, फिर तीसरा शुरू हो गया होगा। जैसे मान लो एक बहुत बड़ी ह्यूमन चेन है, 100 लोगों की चेन है, तो ये हो गया आपका क्रिस्टलाइन। 10 लोग चेन बनाए हैं, फिर बीच में टूट गया, फिर 5 लोग बनाए हैं, फिर 4 लोग बनाए हैं, फिर 20 लोग बनाए हैं, तो ये अमोर्फस वाला हो गया। ठीक है, तो ये अमोर्फस वाला हो गया। तो ये शॉर्ट रेंज होते हैं, ये लॉन्ग रेंज। यहां पर 100 लोग एक साथ एक लाइन में खड़े हैं, 100 लोग एक साथ एक लाइन में खड़े हैं। आईपीएल का मैच हो रहा था फाइनल, लाइन लगी थी बहुत लंबी, है ना, 2000 के नोट चेंज कराने के लिए लाइन लगी बहुत लंबी, तो ये क्रिस्टलाइन है, ऐसी एग्जांपल के बता रहा हूं। और छोटे छोटे अमोर्फस होते हैं, है ना। ठीक है, इनको हम बोलते हैं ट्रू सॉलिड। ये क्या होते हैं? ट्रू सॉलिड। और ये होते हैं स्यूडो सॉलिड, मतलब नाम के लिए सॉलिड हैं, लेकिन एक्चुअल में सॉलिड जैसी बातें इसमें है नहीं। या इनको सुपर कूल्ड लिक्विड बोला गया। सर ये सुपर कूल्ड लिक्विड नाम क्यों रखा गया? एक बहुत ही फेमस एग्जांपल होता है, बहुत ही फेमस एग्जांपल होता है अमोर्फस सॉलिड का, ग्लास। तो ग्लास की वजह से इसका सुपर कूल्ड लिक्विड नाम रखा गया है। अब आप बोलोगे सर ग्लास तो क्रिस्टलाइन होना चाहिए था, है ना। अब आप बोलोगे सर ग्लास तो क्रिस्टलाइन होना चाहिए था। एक्चुअल में ग्लास पता क्या होता है? फ्लूइड होता है। हाँ, आप बोलोगे सर घर में तो हमने कांच का ग्लास देखा है, ये तो बड़ा ही वैसा होता है, एकदम सॉलिड दिखता है ना तुमको, और ऐसा लगता है कि ग्लास ही सच में क्रिस्टलाइन है। देखने से लगता है ना ग्लास क्रिस्टलाइन है। क्यों क्यों क्यों? सही ना, ग्लास तुमको देखने में लगता है ना क्रिस्टलाइन है ना, आपको ऐसा लगता है ना। लेकिन अगर मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊं, सुनना, कभी अगर पुराने आप बिल्डिंग्स देखो, बहुत पुरानी बिल्डिंग, 100 साल, 200 साल, 400 साल पुरानी, यूजुअली राजस्थान में देखने को मिलती हैं ऐसी बिल्डिंग्स, पुरानी राजा महाराजाओं की, तो आप वहां पर ये फील करोगे कि जो ग्लास होता है ना, ऊपर से होता है थिन और नीचे से होता है थिक। कभी अगर आप गए हो तो गौर करना, बहुत पुराने ग्लास ऊपर से थिन होते हैं, नीचे से थिक होते हैं। ऐसा क्यों होता है? एक्चुअल में राजस्थान में पड़ती गर्मी, तो दिन के टाइम में उन ग्लास पर बहुत तेज किरणें पड़ती हैं सूरज की, और रात में हो जाती ठंड, रात में हो जाती है ठंड, तो वो ठंडा होने लगता है ग्लास। तो इससे पता क्या होता है? दिन में जब सूरज की किरणें पड़ती हैं तो हीट एब्जॉर्ब करता है ग्लास, यानी कि ग्लास के अंदर के जो पार्टिकल्स हैं वो टूट रहे होंगे, इधर उधर भाग रहे होंगे।
और रात में हो जाती ठंडक, तो वो भागकर, ग्रेविटी तो नीचे लगती है, तो भागकर वो क्या करते हैं, नीचे की तरफ आने लगते हैं। तो ग्लास में फ्लूइड वाली प्रॉपर्टी होती है, तो मॉलिक्यूल्स ग्लास के नीचे की तरफ आते हैं, इसलिए नीचे से मोटा और ऊपर से पतला होता है ग्लास। लेकिन ऐसा नहीं कि एक रात की बात है कि सर कल रखा था ग्लास, कल लगवाया था बिल्डिंग में और आज देखो हो गया, ऐसा नहीं। ये बहुत समय तक ऐसा होता रहे तो होता है, बहुत समय तक, बहुत टाइम चाहिए इसमें। ऐसा नहीं कि कल गए मार्केट से ग्लास खरीद के लाए और फिर बोलो सर नीचे से मोटा ऊपर पतला हो गया तो एक रात में ही, ऐसा नहीं है ना। तो समय लगता है इसमें बहुत। पहले क्या होता है, गर्म होता है, मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं, फिर ठंडा होता है। ये ऐसा एक दिन का, ये रात का खेल नहीं है, लंबे समय तक ऐसा होता है। ठीक है, समझे, समझ गए। तो इसीलिए नाम पड़ा है इसका सुपर कूल्ड लिक्विड। और अमोर्फस का ना सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, अमोर्फस का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल होता है ग्लास। देखने से क्रिस्टलाइन लगता है लेकिन होता अमोर्फस है। आप ग्लास को, आप किचन में जाओ आज, एक कांच का ग्लास पकड़ो, ठीक है, और दूसरे हाथ में दूसरा कांच का ग्लास पकड़ो, दो कांच के ग्लास उठा लो आज किचन में जाके, ठीक, उनको छोड़ दो, उनको छोड़ दो, बराबर हाइट से छोड़ोगे, बराबर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा, सेम जगह गिरेंगे, सेम डिस्टेंस मतलब सेम हाइट से गिराओगे, लेकिन टूटेंगे वो अपने मन से, टूटेंगे वो अपने मन से, जो उनकी इच्छा करेगी वैसे टूटेंगे। ऐसा थोड़ी ग्लास फेंका, नीचे गिरा और दो पार्ट में डिवाइड हो गया, बिखर जाता है ना, बिखर जाता है ना। मतलब अगर ग्लास को तुम काटोगे भी ना तो वो सेम तरीके से नहीं टूटेंगे, यानी कि अंदर का मामला जो है उसमें रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है मॉलिक्यूल का, है ना। एक कह रहा मम्मी बताएंगी फिर तो सही बात है, फ्लाइंग चप्पल वहां से आएगी, बड़ी जोर की पड़ेगी, है ना मैं तो एग्जांपल दे रहा था, करना मत ऐसा, नहीं तो पता चले जो है 2 4 5 हॉस्पिटल में मिले तो ग्लास इसका एग्जांपल है। सर इसके एग्जांपल बताओ ट्रू सॉलिड के, जैसे आयनिक सॉलिड की, इसके तो हम पूरे डिटेल में लिखेंगे, अभी मैं कुछ एग्जांपल लिख देता हूं। NaCl, ठीक है, NaCl हो गया, आयोडीन का मॉलिक्यूल हो गए, ठीक है, ग्रेफाइट वगैरह हो गए, इसको तो हम अभी डिटेल में और लिखने वाले हैं। इधर क्या हो गया, ग्लास हो गया, रबर हो गए, ठीक, SiO2 और SiO2, ध्यान दीजिएगा जरा, SiO2 क्रिस्टलाइन भी हो सकता है, अमोर्फस भी हो सकता है, बस नाम का अंतर है। अगर SiO2 में क्वार्ट्ज लिख दिया तो क्वार्ट्ज वाली वैरायटी इसकी होती है क्रिस्टलाइन, और SiO2 सिलिका लिख दिया या फिर क्वार्ट्ज ग्लास लिख दिया, ध्यान से देखना जरा, क्वार्ट्ज ग्लास लिखा है तो ये अमोर्फस होता है। सिलिका के दो टाइप के क्रिस्टल एग्जिस्ट करते हैं, एक लंबे वाले एक छोटे वाले। लंबे वाले होंगे तो क्रिस्टलाइन, छोटे वाले ये, लंबे वालों में क्वार्ट्ज लिखा रहेगा, छोटे वालों में क्वार्ट्ज ग्लास या फिर सिलिका, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल हैं आपके। अब इस टेबल को आप अच्छे से नोट कर लो, फिर मैं क्रिस्टलाइन सॉलिड का क्लासिफिकेशन बताता हूं आपको, ठीक है। फिर मैं क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर चलना है हमें। अभी हमने क्या देख लिया, टाइप ऑफ सॉलिड, कौन कौन से, क्रिस्टलाइन अमोर्फस। अब हम चलेंगे क्रिस्टलाइन को फुल डिटेल में पढ़ना है आपको, क्रिस्टलाइन को फुल डिटेल में। अच्छे से टेबल नोट करें, अच्छे से टेबल नोट करें। क्रिस्टलाइन वाले जो है ना, उनको आप किसी शार्प एज टूल से या किसी कटर से काट सकते हो, तो वो आपको एकदम शार्प एजेस देंगे। अमोर्फस वाले में इरेगुलर आपको एजेस मिलेंगी। लिख लो तो बता देना। समझ के भी नहीं सभी लोग लिखें तो बताएं।
डन हो गया। वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, बहुत सही जा रही है जनता। ठीक है, एग्जाम्पल्स यहां लिखे, मैंने पीछे लिख दिए थे, पढ़ाते पढ़ाते भावना बह गया था हमें। ये कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं, जैसे क्रिस्टलाइन में मॉलिक्यूलर होते हैं, आयनिक होते हैं, कोवलेंट होते हैं, मेटेलिक होते हैं। अब आप ये जानते ही हो, मेटल तो देख ही रखे, जैसे कॉपर वगैरह हो गया, है ना। कोवलेंट में सिलिकॉन हो गया, KNO3 ये आयनिक है। बेंजोइक एसिड होता है C6H5COH, देख रखा आपने इसको, बेंजोइक एसिड को, है ना। तो ये कुछ एग्जाम्पल है, इनको हम डिटेल में अभी लिखेंगे, इनके हम और एग्जाम्पल भी लिखेंगे डिटेल में अभी, क्योंकि ये पूरा डिटेल में पढ़ना है। और ये क्वार्ट्ज ग्लास, रबर, प्लास्टिक हो गया, ग्लास हो गया, ETC, ये सब अमोर्फस के एग्जाम्पल है ना। तो यहां भी अपन ने लिखे थे, आगे भी लिखे हुए। ठीक है, अब एक एनसीईआरटी में बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एनसीईआरटी बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या कि अमोर्फस वाले क्या होते हैं ना, या तो ये बहुत समय तक रखे रहें, या फिर इनको तुम हीट कर दो। तो होता क्या है, छोटे छोटे क्रिस्टल जो हैं वो बॉन्ड ब्रेक करके बड़े क्रिस्टल में कन्वर्ट होना चाहते हैं, एग्रीगेट हो जाते हैं, एग्रीगेट मतलब इकट्ठे, है ना। तो अमोर्फस जो होते हैं, जब उनको हीट करते हैं, ऑन हीटिंग अमोर्फस बिकम क्रिस्टलाइन एट सम टेम्परेचर। मतलब छोटे छोटे क्रिस्टल जो इसके होते हैं वो टूटकर बड़े क्रिस्टल में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, और ऐसा हीट करने पर या लंबे समय तक रखने पर हो सकता है। ठीक है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है एनसीईआरटी में, इसको आप जरूर नोट करें, फटाफट से नोट करें। नोट्स पैरेलली बनाते जाएं साथ ही साथ। इस चैप्टर में अगर आप साथ साथ नोट्स बनाते जाओगे तो आप ये समझ लो कि चैप्टर धुआंधार। चलिए भाई, जल्दी से नोट कर लीजिए भाई। लिख लो तो बता देना। चलें आगे। वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह। चलिए भाई आइए, अब अपन चलते हैं। अगली टेबल है, पहली टेबल क्या थी, आज हम दो टेबल कवर करने वाले। पहली टेबल क्या थी, फर्स्ट टेबल अंकल इधर देखो जरा, क्रिस्टलाइन और अमोर्फस के अंतर। सेकंड टेबल है टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, आज हम ये दो टेबल पढ़ेंगे, टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, क्या क्या होते हैं इसमें। सबसे पहला है हमारे पास मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर में क्या क्या होते हैं, नॉन पोलर, पोलर, और पोलर का स्पेशल केस होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नॉन पोलर ऐसे होते हैं जिनका डाइपोल मूवमेंट जीरो होता है, पोलर जिनका डाइपोल मूवमेंट नॉन जीरो होता है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्पेशल केस है, इनका डाइपोल मूवमेंट नॉन जीरो है क्योंकि पोलर के ही अंदर आते हैं। लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहां होती है, फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से जुड़े हुए H हाइड्रोजन बॉन्डिंग करा करते हैं, ये तुम्हें पता है। क्या क्या पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स किस किस टाइप के इसमें होते हैं उसके बारे में बात करें तो मॉलिक्यूलर सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो है वो मॉलिक्यूल्स होते हैं। मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स होता है, मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, अगर मॉलिक्यूल्स हैं तो मॉलिक्यूल के बीच में कौन कौन से फोर्स होंगे, यहां पर फोर्स होते हैं वांडर वाल फोर्स। कौन से फोर्स होते हैं, वांडर वाल फोर्स। अच्छा, वांडर वाल फोर्स में भी अंदर चलोगे
तो अगर नॉन पोलर होगा, बेटा ध्यान देना जरा, वान डेर वाल्स फोर्स में भी अंदर चलोगे, अगर नॉन पोलर होगा तो इसमें होगा इंड्यूस्ड डाइपोल। आईडीपी मतलब इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स, ठीक है, जिसको हम लंदन फोर्स भी बोलते हैं, लंदन या डिस्पर्जन फोर्स, लंदन या डिस्पर्जन फोर्स भी बोलते हैं इसको, आईडीपी को, है ना। तो यहां पर जो फोर्स होता है वो क्या होता है, आईडीपी। सर ये आईडीपी का फुल फॉर्म इंड्यूस्ड डाइपोल होता है, मतलब ऐसा जिनका डाइपोल मूवमेंट 0 हो। सर कुछ एग्जांपल बता दो, बिल्कुल बताएंगे। जैसे एग्जांपल में CO2 को बोलते हैं ड्राई आइस, इसका डाइपोल मूवमेंट 0 होता है, ठीक है। और भी डाइपोल मूवमेंट 0 वाले आप लिख सकते हो, जैसे CCl4, इसका भी डाइपोल मूवमेंट 0 होता है। मतलब ऐसे मैं तो एग्जांपल के तौर पे लिखा, ऐसे मॉलिक्यूल जिनका डाइपोल मूवमेंट 0 होगा, जैसे आयोडीन, ठीक है। और एक एग्जांपल लिख रहा हूं मैं, ये मॉलिक्यूल नहीं है लेकिन फोर्सेस इसमें आईडीपी लगते हैं। याद करो, इनर्ट गैसेस में इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स लगते हैं, इनर्ट गैसेस में इंड्यूस्ड डाइपोल। तो आप ये मत कहना कि सर आपने तो यहां एटम लिखा है और आपने बोला था कि कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल मॉलिक्यूल होते हैं। ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है, ये तीनों मॉलिक्यूल है, ये हमें समझ में आ गया। सर आर्गन मॉलिक्यूल नहीं है, फिर भी आप इसको मॉलिक्यूलर सॉलिड में लिख रहे हो, एटॉमिक सॉलिड होना चाहिए था। ऐसा कोई अलग सेग्रीगेशन नहीं किया गया है एनसीईआरटी में या केमिस्ट्री में, है ना। हर जगह आर्गन, ऐसा नहीं कि एनसीईआरटी में, हर जगह आर्गन मॉलिक्यूलर सॉलिड में रखा गया है। और उसका रीजन ये है, भले ही आर्गन एटम हो, लेकिन इसके जो फोर्स हैं वो आईडीपी फोर्स होते हैं, इस वजह से इसको इसके कैटेगरी में रख दिया, ठीक है। और ऐसा नहीं कि आर्गन, मैं तो एग्जांपल वो ले रहा हूं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब आप बोलोगे सर क्रिप्टन क्यों नहीं, लिख लो यार कौन मना कर रहा है, ठीक है। इनर्ट गैसेस कोई भी ले सकते हो। अब आप बोलोगे सर आयोडीन लिया आपने, कोई और क्यों नहीं लिया, ले लो, लेकिन ये कुछ एग्जांपल एनसीईआरटी की टेबल में है, तो वही हमें, ताकि हमारे सामने डायरेक्ट सवाल अगर आएगा तो इनमें से कोई उठा के दे देंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ जिंदगी में 4 ही हैं, हर वो मॉलिक्यूल जिसका डाइपोल मूवमेंट 0 होगा वो मॉलिक्यूलर सॉलिड में आएगा, सीधी सी बात है ना। हर वो मॉलिक्यूल जो मॉलिक्यूलर सॉलिड में आएगा, मतलब इंड्यूस्ड डाइपोल की कैटेगरी में आएगा, जिसका डाइपोल मूवमेंट 0 होगा, वो सारे के सारे एग्जांपल हैं। अब इधर इतने सारे एग्जांपल लिखेंगे तो फिर बाकी कहां लिखेंगे, इसीलिए हम वो लिख रहे हैं जो एनसीईआरटी वाले हैं, ठीक है। ठीक है, आगे चलते हैं। पोलर की अगर हम बात करें तो भाई पार्टिकल तो मॉलिक्यूल ही है, यहां भी है, यहां भी है, और हाइड्रोजन में भी मॉलिक्यूल ही है ना भाई, मॉलिक्यूलर सॉलिड में मॉलिक्यूल्स ही होंगे। लेकिन पोलर कौन से होंगे, पोलर में होगा डीपी फोर्स। कौन सा फोर्स होगा पोलर में, डाइपोल फोर्स। कौन सा होगा बेटा, डाइपोल फोर्स होगा। और अगर डाइपोल फोर्स हुआ तो उनका डाइपोल मूवमेंट 0 होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए डाइपोल में, है ना। डाइपोल मूवमेंट जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। मैंने लिख दिया SO2, मैंने लिख दिया HCl, ठीक है, मैंने लिख दिया क्लोरोफॉर्म। देखो जरा, इनका डाइपोल मूवमेंट 0 नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर मैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग लिखूंगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में भी फोर्स यही होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में भी यही फोर्स होता है। लेकिन इसमें और इसमें अंतर क्या है, यहां फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन वाले मॉलिक्यूल दिखेंगे, जैसे HF हो गया, ठीक है। क्यों, क्योंकि फ्लोरीन से जुड़ा हुआ H हाइड्रोजन बॉन्डिंग में आता है, पानी हो गया, अमोनिया हो गया, ठीक है। तो ये हो गए, देखो फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ H हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होता है। क्लियर है एकदम, ठीक। फिजिकल नेचर कैसा होता है, फिजिकल नेचर की अगर मैं बात करूं तो ये सॉफ्ट होते हैं, नॉन पोलर वाले, ये सॉफ्ट होते हैं। अब यहां बॉन्ड बहुत अच्छा बनता है, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रांग होते हैं, तो ये हार्ड हो जाता है, ठीक है। तो ये सॉफ्ट की कैटेगरी है, ये हार्ड, क्यों, बॉन्ड स्ट्रांग हो गया। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करें, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है ये पूरा, अगर लिखना चाहो तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ठीक है। और एमपी है मेल्टिंग पॉइंट,
तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में ये सारे ही इंसुलेटर हैं, ये सारे ही एक अपने आप में मॉलिक्यूल हैं, ये क्या है, इंसुलेटर होते हैं। और जिसमें से जिसके फोर्स बहुत वीक होते हैं उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, और जिसमें थोड़ी पोलरिटी आ जाती है मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है ना। तो ये इंसुलेटर है, ये इंसुलेटर है, ये इंसुलेटर है, मतलब मॉलिकुलर सॉलिड, दिमाग में बिठा लो, मॉलिकुलर सॉलिड इंसुलेटर होते हैं। और जिसका फोर्स बहुत वीक है वो वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट रखेगा, थोड़ा सा फोर्स बड़ा लो हो जाएगा, और इन दो लो में भी देखोगे तो ये लो और ये थोड़ा लो से बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि बॉन्ड अच्छे हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो अगर मैं ओवरऑल मेल्टिंग पॉइंट लिखूं तो टॉप टू बॉटम इंक्रीजेस, है ना। अगर मैं ओवरऑल मेल्टिंग पॉइंट की बात करूं तो टॉप टू बॉटम इंक्रीजेस। क्यों? क्योंकि फोर्स बढ़ रहे हैं। देखो ना, ये नॉन पोलर है, ये पोलर है, और ये पोलर का स्पेशल केस है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो बहुत स्ट्रांग होते हैं। इसका मतलब नॉन पोलर, पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डिंग में अगर मैं फोर्सेस की बात करूं, ठीक है, अगर मैं फोर्सेस की स्ट्रेंथ की बात करूं तो हाइड्रोजन बॉन्ड, फिर पोलर विदाउट हाइड्रोजन बॉन्ड, और फिर नॉन पोलर। तो अगर फोर्सेस ये हैं तो ऑब्वियसली मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा। क्लियर है? किसी को कोई डाउट लग रहा हो किसी भी पॉइंट में तो बताओ। तो ये मैंने पहला वाला बताया मॉलिकुलर, ऐसे ही आगे और भी है, आयनिक भी है, मेटालिक भी है, कोवेलेंट भी है। बस इतना ही है आज। ठीक है, क्लियर है एकदम? नोट करोगे? कोई किसी को अगर दिक्कत है तो बताओ। अच्छा ये बता दूं डाइपोल मूवमेंट, चलो ठीक, अभी आप नोट कर लेना। कई लोगों को डाइपोल मूवमेंट में दिक्कत आ रही है। लो, डाइपोल मूवमेंट जरा देखो कैसे चेक करते हैं। डाइपोल मूवमेंट कैसे चेक करते हैं, ठीक है। जैसे ये एग्जांपल है मेरे पास, क्या, CO2 CCl4 और I2 है ना। तो अगर मैं डाइपोल मूवमेंट देखूं तो CO2 ऐसा दिखता है। डाइपोल की डायरेक्शन होती है लो इलेक्ट्रोनेगेटिव से हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ। तो कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यहां ये खींचेगा, इसका डाइपोल ये कैंसिल कर देगा, तो नेट रिजल्टेंट इसका क्या आएगा, 0। और अगर डाइपोल मोमेंट 0 तो ये हो गए आपके, क्या हो गए, नॉन पोलर मॉलिक्यूल, और नॉन पोलर हो गए तो इसमें इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स लगता है ना। इसी तरीके से CCl4 की अगर मैं बात करूं तो CCl4 होता है टेट्राहीड्रल, ठीक। इसके डाइपोल की डायरेक्शन इधर, इसकी इधर, इसकी इधर और इसकी इधर। इनका जो नेट डाइपोल मोमेंट होता है इन तीनों का, वो इसको काट देता है, तो म्यू रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, 0, यानी कि नॉन पोलर। अगर मैं आयोडीन की बात करूं तो आयोडीन में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है ही नहीं, तो इसका नेट रिजल्टेंट क्या आएगा, 0, यानी कि नॉन पोलर। अब आर्गन तो एक अलग से था, उसमें कोई बॉन्ड नहीं है, बस वो अलग कैटेगरी है। इनर्ट गैस अलग से ध्यान रखना, मॉलिक्यूलर सॉलिड में होते हैं, ठीक है। ऐसे हम डाइपोल मोमेंट चेक करते हैं। और देख लो जरा, SO2 कैसा होता है, ऐसा। अगर SO2 ऐसा है तो इसका डायरेक्शन इधर जाएगा, इसका इधर जाएगा, लो इलेक्ट्रोनेगेटिव से हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ डायरेक्शन जाता है ना। तो इनका जो नेट रिजल्टेंट आएगा वो तो यहां आएगा, तो म्यू रिजल्टेंट जो नेट है वो नॉन जीरो होगा, यानी कि पोलर हो जाएगा। अगर मैं HCl ले लूंगा तो इसकी डायरेक्शन इधर जाएगी, म्यू रिजल्टेंट क्या होगा, नॉट जीरो, यानी कि पोलर हो जाएगा। बात समझ में आई? अगर मैं CHCl3 ले लेता हूं तो जरा ध्यान दो, जरा ध्यान दो, ये Cl ऊपर है, ठीक है, H और कार्बन में कार्बन की इलेक्ट्रॉनिटी ज्यादा होती है, इधर जाएगा, इसका इधर, इसका इधर, तो इसका म्यू रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, नॉन जीरो। भाई कटेगा नहीं ना सारा, एक बॉन्ड तो CH है, बाकी 3 CCl है, तो कटेगा ही नहीं, कटेगा नहीं यानी कि पोलर हो जाएगा। सही है ना। जैसे HF हो गया, HF हो गया, हालांकि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया, स्पेशल केस है, फ्लोरीन से जुड़ा है, लेकिन इसका भी तो डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, नॉन जीरो हो जाएगा, यानी कि पोलर हो जाएगा ये भी। और पोलर में स्पेशल कैटेगरी है हाइड्रोजन बॉन्ड, पोलर की स्पेशल कैटेगरी है हाइड्रोजन बॉन्ड, पोलर की स्पेशल कैटेगरी है हाइड्रोजन बॉन्ड। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन से जुड़ा है। हाइड्रोजन बॉन्ड क्योंकि ये किससे जुड़ा है, फ्लोरीन से जुड़ा है। पानी अगर ले लूंगा तो पानी ऐसा दिखेगा, इसका वेक्टर का डायरेक्शन इधर, इसका इधर, तो नेट म्यू रिजल्टेंट नॉन जीरो, पोलर और हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर मैं अमोनिया ले लूंगा तो अमोनिया ऐसा दिखेगा। तो ये सारे के सारे वेक्टर ऊपर की तरफ जा रहे हैं, कोई कटेगा नहीं, यानी कि ये यानी कि ये सारे पोलर हैं, लेकिन इन सभी पोलर में से ये जो हैं ये स्पेशल वाले पोलर हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले।
और बाकी नॉर्मल पोलर है, बिना हाइड्रोजन बॉन्ड वाले। ठीक है, और ये नॉन पोलर हो गए। तो ये हमारे पास मॉलिक्यूलर सॉलिड हैं। चमक गया? चलिए भाई नोट कर लीजिए, इसको लिख लो पहले, फिर मैं आपको टाइम देता हूं, है ना। इसको लिख लो पहले, अगर लिखना है तो। ये तो वैसे मतलब ठीक है, आपको इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस पता होता है, लेकिन अगर किसी को नहीं पता तो नोट कर लो। 2 मिनट का समय दे रहा हूं इसको लिखने के लिए, फिर पीछे वाली टेबल को 2 मिनट दे दूंगा। चमक गया? अरे है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। चमकेस, चलें आगे। चलिए पक्का। अब आप ये नोट कर लो फटाफट से, 2 मिनट में जल्दी से लिख लो। साथ साथ में नोट्स बनाते जाएंगे, मैं आपको समय भी देता जा रहा हूं, ठीक है, ताकि आपको क्लियर समझ में आए, जब हम सवाल करें तो फटाक से बन जाए। लिख लो तो बता देना। डन है, चलें आगे। पक्का लिख लिया आपने? जल्दी फटाफट से बता दो। चलो भाई, अब हम चलते हैं अपनी सेकंड पार्ट पे। इसी का एक ही टेबल है, एक ही टेबल के पार्ट है। चलिए आगे चलते हैं। अगला है बेटा आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड क्या होते हैं? जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे? आयंस। और आपको पता है आयंस क्या होते हैं? कैटायंस और एनायंस। ठीक, फोर्स क्या होंगे? अच्छा बताओ, कैटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज और एनायन मतलब नेगेटिव चार्ज। और कैटायन एनायन के बीच में कौन सा फोर्स होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और ये एग्जांपल आप पहले से जानते हो, कोई नई चीज नहीं है आपके लिए यार। देखो Na+Cl- इनके बीच में अट्रैक्शन होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है। क्या है ये? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है। कैटायन और एनायन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है, जानते हो आप। हार्ड होते हैं, ब्रिटल होते हैं। ठीक, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करें तो इंसुलेटर इन सॉलिड, जब सॉलिड होते तो इंसुलेटर हैं। जैसे नमक पकड़ लो, हाथ में नमक पकड़ते हो तो करंट लगता है या नहीं लगता ना। लेकिन अगर नमक का पानी ले लो, बट कंडक्टर इन मोल्टन एंड एक्वा सॉल्यूशन,
तो मॉल्टन स्टेट और एक्वा सॉल्यूशन में आयन फ्लो करने लगता है, जिस वजह से कंडक्टिविटी आती, करंट लगता है तुम्हें, है ना। और मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही भयंकर होता है, आयनिक है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है, बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स है ये। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, तो ये आयनिक हो गए, आयनिक में तो कोई टेंशन है ही नहीं आपको। मेटेलिक की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होते हैं, मेटल्स, मेटल्स मिलेंगे आपको। फोर्सेस कौन सा होता है, मेटेलिक बॉन्ड, मेटल मेटल के आपस के बीच के फोर्स। आप जानते हो मेटल क्या होते हैं, आयरन, कॉपर, सिल्वर, मैग्नीशियम, और भी बहुत सारे हैं, बस कुछ एग्जांपल लिखें। हार्ड होते हैं बट मेलिएबल एंड डक्टाइल, मेटल्स को आप थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हो या लंबी शीट में कन्वर्ट कर सकते हो, है ना। कंडक्टर इन सॉलिड एंड मॉल्टन स्टेट, देखो मेटल जो होते हैं वो मॉल्टन स्टेट हो चाहे आपका सॉलिड हो, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, और इनका भी मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। ध्यान से सुनिएगा, आयनिक सॉलिड, मॉल्टन स्टेट, और ये सवाल हो सकता है एग्जाम में, आयनिक सॉलिड, मॉल्टन स्टेट और एक्वा सॉल्यूशन में कंडक्टेंस शो किस वजह से करते हैं, वजह बताओ। आपका आंसर होना चाहिए ड्यू टू मूवमेंट ऑफ फ्री आयंस। ठीक है, मेटेलिक कंडक्टर किस वजह से कंडक्टेंस शो करते हैं, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। सही बात है, सही बात है। तो आयनिक सॉलिड जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट किस वजह से करते हैं, मूवमेंट ऑफ फ्री आयंस। ठीक है, यहां पर फ्री आयन का मूवमेंट होता है, फ्री आयंस का मूवमेंट होता है, कैटायन आयन का, और यहां फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है। ध्यान रखिएगा, ये सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है, क्लियर है एकदम। तो चलिए नोट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं अपने लास्ट यानी कि कोवेलेंट सॉलिड पर। ठीक है, क्या कह रहे हो, 2 क्लास 3 क्लास क्या बवाल हो गया, रुको जरा पूछता हूं मैं। हाँ भाई, चलें आगे, पूछ लिया मैंने। कल से आपकी 2 क्लास है, जैसा कि आप सभी लोगों को लोड फील हो रहा था, है ना, तो 2 क्लास हैं कल से आपकी। अब इसमें देखो दोनों तरीके के लोग हो सकते हैं, सर 3 सही चल रही हैं, कोई कहेगा 2, लेकिन मेजोरिटी कह रही है कि 2, क्योंकि स्कूल भी चल रहा होगा साथ में पैरेलली, कई लोगों के स्कूल नहीं बंद हुए थे, तो 2 क्लास कंफर्टेबल हैं आपके लिए, आप आराम से सारी चीजें कवर कर सकते हो। ठीक है, और ठीक है, चलने दो, कोई दिक्कत नहीं, कोई ऐसा कोई बहुत भारी काम तो नहीं हो जाएगा, है ना। सेकंड लास्ट चैप्टर चल रहा है फिजिकल का भाई। ठीक है, तो 2 क्लास है, एंजॉय करो, कल से आप पढ़ाई करो एंजॉय करते हुए। आगे बढ़ते हैं, कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड की बात कर लेते हैं। कोवेलेंट या नेटवर्क सॉलिड ये क्या होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इसमें क्या होंगे, एडम्स, एडम्स क्या होंगे इसमें, एडम्स होंगे और मॉलिक्यूल्स होंगे।
ठीक है, एटम्स भी मिलेंगे और मॉलिक्यूल्स भी मिलेंगे यहां पर। फोर्सेस क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड मिलेंगे यहां पर। स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं मतलब बड़े बड़े स्ट्रक्चर यहां होंगे। स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड होगा, बड़े बड़े स्ट्रक्चर होंगे। देखो जैसे एग्जांपल SiO2 हो गया, SiC हो गया, Al हो गया, सिलिकॉन भी हो गया यहां पर, है ना, सिलिकॉन भी होता है। Si, SiO2, SiC, Al, कार्बन डायमंड, कार्बन ग्रेफाइट, ये सब बड़े बड़े स्ट्रक्चर होते हैं इनके, है ना, अभी मैं बना के भी दिखाऊंगा। फिजिकल नेचर की बात करें तो हार्ड होते हैं ये। ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है, क्यों बताओ जरा? ये सारे हार्ड होते हैं, ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है ड्यू टू वीक वांडरवाल फोर्सेस। देखो एक लेयर में चलोगे कोवेलेंट बॉन्ड है, लेकिन दो लेयर के बीच में ड्यू टू वीक वांडरवाल फोर्सेस बिटवीन टू लेयर्स। ग्रेफाइट का लेयर स्ट्रक्चर होता है ना, कभी देखा हो जिंदगी में तो ऐसा नहीं आप बोलोगे सर अभी तो आपने बोला स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड और बोल रहे हो वहां पे वीक। बेटा स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड मतलब अपनी ही लेयर में जो आपस में बॉन्डिंग कर रहा है कार्बन कार्बन से, वो स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट है। लेकिन दो लेयर के बीच में देखो, इस लेयर में जितने कार्बन हैं वो सारे कोवेलेंट बॉन्ड, इस लेयर में जितने कार्बन हैं वो सारे कोवेलेंट बॉन्ड, लेकिन इन दोनों लेयर के बीच में वीक वांडरवाल फोर्सेस होते हैं। इसलिए ग्रेफाइट एज अ लुब्रिकेंट काम करता है, सॉफ्ट होता है ना। ग्रेफाइट एज अ लुब्रिकेंट काम करता है, सॉफ्ट होता है। और ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है ड्यू टू मूवमेंट ऑफ फ्री आयन, इलेक्ट्रॉन, मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, आयन ड्यू टू मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, बाकी सारे इंसुलेटर होते हैं। ठीक, मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज्यादा होता है, मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा। क्यों? बड़े बड़े स्ट्रक्चर होंगे, दिखाऊं आपको? चलो मैं बताता हूं आपको, पहले आप ये नोट कर लो, फिर मैं सिलिकॉन SiO2 वगैरह के बना के दिखाता हूं आपको कितने बड़े बड़े स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, तो ग्रेफाइट जो होता है वो सॉफ्ट होता है, बाकी सारे हार्ड होते हैं। ठीक है, हाँ डायमंड हार्ड होता है ना, सिर्फ ग्रेफाइट सॉफ्ट है। एरो लगा लो, एरो 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 एरो, ग्रेफाइट सॉफ्ट है, बाकी ये सारे सिलिकॉन SiO2 ये सब हार्ड होते हैं। ठीक है, ठीक है, एक कह रहा सर 3D दिखाओ, देख लेते जरा, अगर कहीं दिख जाए तो। रुको जरा, ए रुकना तो, ए जरा रुकना तो। अगले वाले लेक्चर के हैं, इसमें तो कोई ऐसा खास है नहीं, देख लेता हूँ फिर भी कोई दिख जाए तो। सिंपल क्यूबिक ये सब हैं जो अगले लेक्चर में जरूरत पड़ेगी अपने को, है ना, ये अगले लेक्चर में जरूरत पड़ेगी। देख रहे हो कितना अच्छा दिख रहा है। अब ये सब तो आपको ग्रेफाइट डायमंड तो देख रखे होते हैं ना, तो उसमें क्या ये सब है, नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे ये। चलो फटाफट से नोट कर लो, फटाफट से नोट कर लो। ठीक है, सॉलिड स्टेट में एक्चुअल में 3D मॉडल की जरूरत पड़ती है, लेकिन हर एक जगह नहीं पड़ती है। ऐसा नहीं कि हर एक जगह 3D मॉडल दिख जाए, जहां जरूरत पड़ेगी, जैसे अभी दिखाया था ना मैंने, इन सब जगह पे विजुअलाइजेशन में आपको बहुत जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट टर्न पे मैं आपको भेजूंगा भी, आप खुद भी चलाना। ठीक है, बड़ा मस्त मजा आने वाला है इसमें, है ना, आनंद आएगा एकदम। सॉलिड स्टेट चैप्टर में 3D मॉडल मैंने सारे बनवा के रख लिए हैं जो काम आने वाले हैं। अब ऐसे थोड़ी कि सिलिकॉन का 3D मॉडल चल रहा है, इतना नहीं, मतलब हर एक का 3D मॉडल जरूरी नहीं है, कई बार दिमाग में भी चीजें समझ में आ जाती है। चलें आगे, डन, पक्का? चलो देखो जरा, अब मैं आपको सिलिकॉन वगैरह इन सब का बना के दिखाता हूं। एक्चुअली क्या होता है, सिलिकॉन अपने ही दूसरे एटम के साथ कोवेलेंटली बॉन्डिंग जुड़ा रहता है। देखो ऐसे बड़े बड़े स्ट्रक्चर होते हैं इसके, एक बना के दिखा रहा हूं, ऐसे ही सबके होंगे।
आपस में ये जुड़े हैं, इस तरीके से होते हैं ये। समझ पा रहे हो आप? समझ पा रहे हैं? इसी तरीके से SiO2 होता है, SI ओ साई, ओ साई, ओ साई, ऐसे। समझ पा रहे हैं आप? ऐसे। तो ऐसे बड़े बड़े स्ट्रक्चर होते हैं, रिपीट होते जाते हैं। SI SI SI, यहां पर ये SI का है ना, ये SI का है और ये SiO2 का। तो ऐसे बड़े बड़े स्ट्रक्चर होते हैं, बनाने की जरूरत नहीं, बस ऐसे देख सकते हो आप, है ना। ठीक है, क्लियर है? तो ये कहानी थी आज के लेक्चर की आपकी। अब हम कुछ सवाल कर लेते हैं जो अपन ने पढ़ा। मैं आपको 1 मिनट का समय दे रहा हूं, फटाफट से दोनों टेबल देखो, तुरंत जल्दी से पेज पलटो, क्रिस्टलाइन का देखो, अमोर्फस का डिफरेंस देखो, और क्रिस्टलाइन सॉलिड देखो, जल्दी फटाफट से, तुरंत, फिर मैं सवाल दूंगा 1 से 2 मिनट के अंदर। ठीक है, 1 से 2 मिनट के अंदर, क्योंकि सवाल तो फिर आप बहुत तेजी से बना लोगे। बस पहले क्विक रिवीजन करेंगे सभी लोग, जल्दी से, जल्दी से पेज पलटे। हम आपने नोट्स भी बना रखे हैं बेहतरीन तरीके से, जल्दी से पढ़ें। क्रिस्टलाइन पढ़ें, क्रिस्टलाइन अमोर्फस का डिफरेंस पढ़ें, मॉलिक्यूलर, आयनिक, कोवेलेंट, और ये पढ़ें। ठीक है, जल्दी फटाफट से पढ़ें। एक कह रहा है सर नेटवर्क सॉलिड, इसी को ही नेटवर्क सॉलिड बोलते हैं। नेटवर्क सॉलिड मतलब बहुत बड़ा बड़ा सा स्ट्रक्चर। ठीक है, ये देखो, ये लिखा है नेटवर्क सॉलिड, कोवेलेंट या नेटवर्क सॉलिड। ये जायंट कोवेलेंट होते हैं ना, कोवेलेंट में भी क्या है, ये जायंट कोवेलेंट है, बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर है, जायंट, बहुत बड़े बड़े। पढ़ो, जल्दी पढ़ो फटाफट से, फिर मैं आपको सवाल देता हूं, है ना। करूं स्टार्ट? करूं स्टार्ट? जल्दी, जल्दी, करूं शुरू? बोलो। हम्म, पहला सवाल आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ क्रिस्टलाइन सॉलिड? जल्दी फटाफट से आंसर करेंगे। हम्म, डेफिनेट एंड कैरेक्टरिस्टिक हीट ऑफ फ्यूजन, आइसोट्रोपिक नेचर, रेगुलर पीरियोडिक रिपीटेड पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इन द एंटायर क्रिस्टल, अ ट्रू सॉलिड। बता सकते हो तो बोलो जल्दी से। चलिए भाई, आंसर है बदलापुर। देखिए क्या बात है, श्रवणी, ध्रुमिल, प्रच्या, अभिज्ञान और दरबसित, वेरी गुड, वेरी नाइस। आइसोट्रोपिक, आइसोट्रोपिक तो अमोर्फस वाले होते हैं ना। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एमोर्फस सॉलिड? कौन सा है बताओ? ग्रेफाइट, क्वार्ट्ज ग्लास, क्रोम एलम और सिलिकॉन कार्बाइड। अब आप बोलोगे सर क्रोम एलम कहां से आ गया? ये क्रोमियम और एल्यूमिनियम के सल्फेट्स होते हैं और आयनिक होते हैं, आपको पता है ना। एलम वगैरह का नाम तो सुना ही होगा ना, फिटकरी वगैरह। ठीक है, चलो, पोल आ रहा है। अमोर्फस सॉलिड, बड़े आसान क्वेश्चन होते हैं, अगर आपने अच्छे से थ्योरी पढ़ ली। सवाल बनाना कोई बहुत मुश्किल भरा टास्क नहीं, जो थ्योरी है वही इसके सवाल हैं, कोई अलग से बहुत वेरिएशन नहीं आते। थोड़े बहुत न्यूमेरिकल में आएंगे आगे चैप्टर जब बढ़ेगा तो, लेकिन जो थ्योरिटिकल पोर्शन है इसका, उसमें सीधे थ्योरी वाले ही सवाल होते हैं। थ्योरी क्लियर, सवाल क्लियर। बताओ जरा कौन सा अमोर्फस है, बोलो। बताओ जरा, बदलापुर लगा दूं?
वेरी नाइस। आर्यन, निखिल, स्तुति, अक्षत और मयंक, वेरी गुड। क्वार्ट्ज ग्लास सिलिका जो होता है, सिलिका, ये क्वार्ट्ज ग्लास वाला अमोर्फस होता है। मैंने जो पीछे अभी डायग्राम बना के दिखाया सिलिकन और SiO2 वाला, वो एक्चुअल में SiO2 कौन सा है? क्वार्ट्ज वाला है वो। अगर मैं आपके सामने यहां लिख दूं तो ज्यादा बेटर है। ये जो था ना, ये SiO2 कौन सा है? ये क्वार्ट्ज वाला है। एक होता है क्वार्ट्ज और एक क्वार्ट्ज ग्लास या सिलिका। क्वार्ट्ज अलग है, क्वार्ट्ज ग्लास या सिलिका बोलो वो अलग है। तो ये जो मैंने बनाया ये क्वार्ट्ज ग्लास का है, सॉरी क्वार्ट्ज का है, क्वार्ट्ज ग्लास नहीं है। ठीक है। अब इसमें एक चीज यहां आ रही, क्रोम एलम। ये आपके लिए कुछ नया सा दिख रहा है, मैं आपको याद दिलाऊं। K2SO4 याद करो, .Cr2SO4 होल थ्राइस, ये क्या होते हैं? ये आयनिक होते हैं। .x नंबर ऑफ वाटर, यहां नंबर ऑफ वाटर्स रहते हैं कुछ, है ना, तो ये आयनिक होते हैं, है ना। सिलिकॉन कार्बाइड किस कैटेगरी में आता है? SiC। ये आता है कोवेलेंट, जायंट कोवेलेंट, है ना। तो ये भी अपन साथ साथ में लिखते जाएंगे ताकि हमें हर एक चीज पता चल जाए। ग्रेफाइट किस में आता है? ये भी इसी में आता है, कोवेलेंट या नेटवर्क सॉलिड, है ना। अगला सवाल करें जरा, फटाफट से मुझको बता दें, फटाफट से बताएं, जल्दी से बोलें। क्या लग रहा है आंसर? बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्वार्ट्ज ग्लास? सर ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो गया? वही फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई है ना। बताओ जरा, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये सब फिजिकल प्रॉपर्टी है। बोलो। आपके सामने ऑप्शन ये रहा, मतलब पोल ये रहा। क्वार्ट्ज ग्लास क्या होता है? सिर्फ क्वार्ट्ज लिखा होता तो वो तो क्रिस्टलाइन होता है, लेकिन क्वार्ट्ज के साथ ग्लास लिख दिया, यानी कि ये क्या हो गया? अमोर्फस। और अमोर्फस कैसे होते हैं? अमोर्फस होते हैं आइसोट्रोपिक इन नेचर, यानी कि सेम फिजिकल प्रॉपर्टी इन ऑल डायरेक्शन, सेम इन ऑल डायरेक्शन। ए आ जाएगा आंसर। सही बात है, सही है, बहुत बढ़िया। साहिल, सृष्टि, प्रतीक्षा, उत्कर्ष और श्रेष्ठ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट अमोर्फस सॉलिड? ऑन हीटिंग दे मे बिकम क्रिस्टलाइन, दे मे बिकम क्रिस्टलाइन ऑन कीपिंग फॉर लॉन्ग टाइम, अमोर्फस सॉलिड कैन बी मोल्डेड बाय हीटिंग, दे आर एनिसोट्रोपिक इन नेचर। आप सवाल पढ़ोगे ना, आय हाय क्या बात है, चारों ऑप्शन पढ़ के आपको समझ में आ जाता है। करिएगा सर, अरे सर करिएगा, चारों ऑप्शन को पढ़िएगा और आंसर निकालिएगा। चारों ऑप्शन के खत्म होते ही इसका आंसर आ जाएगा सर। ठीक है, बताइए आंसर क्या आएगा? चारों ऑप्शन पढ़ के ना आंसर आ जाएगा आपका। 30 सेकंड और दे रहे हैं आपको चार ऑप्शन पढ़ने के लिए, फटाफट से आंसर निकाल दीजिए। चमकता हुआ आंसर आ गया जनता का, एकदम जनता का आंसर चमकता हुआ आ गया, बहुत बढ़िया है, आ गया आ गया। ऑन हीटिंग दे में बिकम क्रिस्टलाइन एट सर्टेन टेम्परेचर, बिल्कुल सही बात है, टूटकर बड़े क्रिस्टल बना सकते हैं। नॉट पूछा है आपसे। दे में बिकम क्रिस्टलाइन ऑन कीपिंग, बिल्कुल सही बात है। द अमोर्फस सॉलिड कैन बी मोल्डेड बाय हीटिंग, बिल्कुल सही बात है। दे आर एनिसोट्रोपिक, ये गलत बात है, एनिसोट्रोपिक तो क्रिस्टलाइन होते हैं, है ना। ढोलकपुर आंसर। अमोर्फस सॉलिड कैन बी मोल्डेड बाय हीटिंग, मतलब आप इसको इसके छोटे क्रिस्टल से बड़े क्रिस्टल बना सकते हो, यानी कि क्रिस्टलाइन की कैटेगरी में आ सकता है। बहुत बढ़िया। प्रिंस, स्तुति, मोहित, यश, मुरमई, वेरी गुड, वेरी नाइस। अगला सवाल। द शार्प मेल्टिंग पॉइंट ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज ड्यू टू a regular arrangement of constituent particle observed over a short distance, a regular arrangement of constituent particle observed over a long distance, same arrangement of constituent particle in different direction, different arrangement in different direction। बताओ जरा क्या कारण, क्या है कारण पूछा है।
शार्प मेल्टिंग पॉइंट का कारण क्या है? क्रिस्टलाइन में होता है, आपको पता है, बताओ शार्प मेल्टिंग पॉइंट का क्या कारण है? चार ऑप्शन को ध्यान से पढ़ें और मेरे को आंसर बताएं जल्दी से, जल्दी से आंसर बता दो मेरे को। अरे मेरे को आंसर बता दो। बोलो क्या है, बोलो 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 बोलो। पहला क्या कह रहे हैं? आर रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑब्जर्व ओवर अ शॉर्ट डिस्टेंस। देखो यहां शॉर्ट लिख दिया, शॉर्ट वाले तो नहीं होते ना, लॉन्ग होते हैं ये। रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑब्जर्व ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस इन द क्रिस्टल लैटिस, एकदम सही है, एकदम सही है। आगे पढ़ लेते हैं। सेम अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इन डिफरेंट डायरेक्शन, बिल्कुल गलत बात है। डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इन डिफरेंट डायरेक्शन, ये गौर से पढ़ो, ऑप्शन को गौर से पढ़ो, ऑप्शन को गौर से पढ़ो, पढ़ो ना ऑप्शन गौर से। डिफरेंट अरेंजमेंट कह रहे हैं ये भाई, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं कह रहे हैं, डिफरेंट अरेंजमेंट कह रहे हैं ये, ठीक है। तो बी आंसर है। बहुत बढ़िया। उत्कर्ष, मिशन, नीट, सृष्टि, प्रज्वल और संजय, वेरी गुड। अगला सवाल, आयोडीन मॉलिक्यूल आर हेल्ड इन क्रिस्टल लैटिस बाय, बताओ आयोडीन मॉलिक्यूल में कौन सा होता है, बोलो आयोडीन मॉलिक्यूल में क्या होता है, बताओ। I2 में, अभी मैंने बताया था आपको I2 में क्या है एक्चुअल में, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस नहीं है, तो म्यू रिजल्टेंट इसका क्या है, जीरो, जीरो है यानी कि नॉन पोलर, और नॉन पोलर में कौन से फोर्स होते हैं, आईडीपी, आईडीपी, बताओ लंदन फोर्सेस, आईडीपी को लंदन फोर्सेस बोलते हैं। ये आ जाएगा आंसर, ठीक है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेटवर्क सॉलिड, बताओ नेटवर्क सॉलिड कौन है, SO2, I2, वाटर या डायमंड, बताओ जरा। डायमंड होता है, कार्बन, डायमंड, ग्रेफाइट नेटवर्क सॉलिड होते हैं, ठीक है। चलो भाई, बाकी की 2-3 क्वेश्चन होमवर्क दे दूंगा। एक ओपी पॉइंट वाला पार्ट और बचा है, इसको कवर कर लो, है ना। अभी हमने सारे क्रिस्टलाइन सॉलिड पढ़ लिए। जायंट कोवेलेंट जो कि बहुत बड़ा होता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है, फिर आयनिक का होता है, फिर नॉर्मल कोवेलेंट, फिर मॉलिकुलर, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ये मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर, जायंट कोवेलेंट, आयनिक, नॉर्मल कोवेलेंट, फिर मॉलिकुलर। जैसे SiO2 का ज्यादा होता है, फिर NaCl और फिर CO2, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो SiO2, NaCl और CO2 में कंपेयर कराना है, तो ये जायंट कोवेलेंट है। क्यों? आपने बचपन में पढ़ा था कि आयनिक कंपाउंड का MPBB बहुत ज्यादा होता है कंपेरिजन टू कोवेलेंट, बिल्कुल सही सुना था। आयनिक का कोवेलेंट से ज्यादा होता है, बिल्कुल सही, लेकिन जायंट कोवेलेंट तो आयनिक से भी बड़े होते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये एग्जांपल इसीलिए लिखा गया है। अगर मैं आपसे पूछूं NaCl और CO2, आप बोलोगे NaCl आयनिक है, और सर आयनिक के बड़े बड़े क्रिस्टल होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। लेकिन इनसे भी आगे निकल आते हैं कौन से वाले, नेटवर्क सॉलिड। क्यों? क्योंकि वो तो और बड़े होते हैं, नेटवर्क सॉलिड तो और बड़े होते हैं, बहुत बड़े होते हैं, इतने बड़े होते हैं, इतने बड़े होते हैं, इतने बड़े होते हैं, क्या होता है कितने बड़े होते हैं, है ना। ग्रेफाइट के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गुड थर्मल कंडक्टर एज वेल एज इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। तो ग्रेफाइट जायंट स्ट्रक्चर होते हैं तो थर्मल कंडक्टिविटी अच्छी होती है, क्यों? हीट करा दो, पूरी पूरी लेयर में हीट फैल जाएगी। वैसे ही डायमंड में है, हीट दे दो थोड़ी सी, पूरी लेयर में हीट फैल जाएगी, है ना। तो डायमंड और ग्रेफाइट दोनों ही गुड थर्मल कंडक्टर होते हैं, लेकिन ग्रेफाइट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होता है, जबकि डायमंड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर होता है। इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होता, हीट ट्रांसफर हो सकती है, बड़ा स्ट्रक्चर है, हीट ट्रांसफर ग्रेफाइट में भी हो सकती है, डायमंड में भी हो सकती है, इसलिए हीट करने पर हीट ट्रांसफर हो जाती है, थर्मल कंडक्टर अच्छे होते हैं।
लेकिन ग्रेफाइट में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उस वजह से ग्रेफाइट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर भी होता है, डायमंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर नहीं होता, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो जो भी बड़े स्ट्रक्चर होते हैं जाइंट स्ट्रक्चर, वो हीट ट्रांसफर कर सकते हैं, बहुत बड़े बड़े एक दूसरे से कनेक्टेड है तो हीट का ट्रांसफर हो जाएगा, एक दूसरे से कनेक्टेड है। एक तीसरा पॉइंट और है, मोर देन वन फॉर्म ऑफ अ सॉलिड अगर है तो वो पॉलीमॉर्फिज्म होता है। किसी भी एक सॉलिड के अगर एक से ज्यादा फॉर्म एग्जिस्ट कर रहे हैं तो वो पॉलीमॉर्फिज्म उस फिनोमेना को बोलते हैं। जैसे SiO2 है, उसके 2 फॉर्म होते हैं, तो मोर देन वन फॉर्म अगर होते हैं, जैसे क्वार्ट्ज है, क्वार्ट्ज ग्लास है, ठीक है, तो ऐसा सॉलिड जिसके 2 फॉर्म हो उसको पॉलीमॉर्फ बोलते हैं, और इस फिनोमेना को पॉलीमॉर्फिज्म नाम दिया गया है। ऐसे ही ध्यान रखना, ठीक है। फटाफट से इसको नोट कर लो, फिर मैं आपको होमवर्क देता हूं और आपसे विदा लेते हैं, ठीक है। नोट कर लो तो बता देना। डन है, अरे वाह वाह वाह। चलो मैं आपको होमवर्क दे देता हूं। होमवर्क कहाँ है? एक सवाल ये है, एक सवाल ये है, एक सवाल ये है। जी हाँ जी हाँ जी हाँ, तो ये आप होमवर्क करके आइएगा नेक्स्ट टर्न पर। ठीक है, चलिए भाई, तो ये आपके लिए होमवर्क है और ये आपका टॉपिक वाइज है मॉड्यूल में से, ठीक है। और जाते जाते हम आपको बोलना चाहते हैं बेटा, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहां पर आए और आपने हमसे सॉलिड स्टेट स्टार्ट कराया, काफी अच्छा लगा। डाउट क्या कह रहे हैं आपके आज के? अच्छा पहले तो लीडर बोर्ड देख लेते हैं। लीडर बोर्ड में भाई साहब आज जीते हैं भाई पीयूष, वेरी गुड। पीयूष के 9 में 9 सही है, एवरेज टाइम 4.5 सेकंड का रहा है इनका। अच्छा, शुभम, अनामिका, दुर्गेश, अक्षरा, आशीष, आरजू, राघव, शुभम और मानसी, बहुत बढ़िया, बेहतरीन बेहतरीन। चलिए भाई, कुछ पॉपुलर डाउट कह रहे हैं 6 कैसे आया? 6 से मल्टीप्लाई किया बेटा, यहां ये 6/2, 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, 6/3 और 6, है ना। ए क्या है? AIN, ए नहीं है वो बेटा, एल्यूमिनियम नाइट्राइड है, ए नहीं है। कह रहे हैं ए क्या है बेटा, वो ए नहीं है, वो है एल्यूमिनियम नाइट्राइड, एल्यूमिनियम नाइट्राइड, है ना। कहां गए? ऑन हीटिंग, देखो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, हीट करने पर बॉन्ड टूटते हैं और बॉन्ड बनते हैं, तो छोटे छोटे जो क्रिस्टल हैं उसके बॉन्ड टूट के एक बड़ा क्रिस्टल बन जाता है आपस में कनेक्टिविटी करके, है ना। हाउ कैन इट वेरी विद डायरेक्शन? आर्यन गुप्ता का अच्छा सवाल है कि सर वेरी कैसे करता है, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी कैसे है। अब मैं आपको बताता हूं। ग्रेफाइट देखा तुमने, 2 लेयर है, ठीक है, ग्रेफाइट की 2 लेयर है, ठीक। ग्रेफाइट में जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है तो वो अपनी लेयर में फ्लो करता रहता है, ठीक, और साथ ही साथ नीचे से ऊपर जंप करता है, ऊपर से नीचे जंप करता है, ये जंपिंग भी चलती रहती है और इलेक्ट्रॉन भी फ्लो करता रहता है। तो जो लेयर है, लेयर में इलेक्ट्रॉन फ्लो होना आसान है कंपेरिजन टू अक्रॉस द लेयर।
अलोंग द लेयर इलेक्ट्रॉन फ्लो आसान है कंपेरिजन टू अक्रॉस द लेयर। कम ऑन रिपीट, अलोंग द लेयर आसान है कंपेरिजन टू अक्रॉस द लेयर। सही बात है। तो अलोंग द लेयर इलेक्ट्रॉन फ्लो आसान है कंपेरिजन टू अक्रॉस द लेयर। इसका मतलब अलोंग द लेयर कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, अक्रॉस द लेयर कंडक्टिविटी कम होगी। तो ग्रेफाइट एक एनिसोट्रॉपिक क्रिस्टल होता है, समझे? तो इसलिए वेरी कर जाता है। ऐसे और भी एग्जांपल हो सकते हैं। साहिल जी आपका भी सेम डाउट था, ये वो क्लियर हो गया। क्वार्ट्ज बेटा SiO2 होता है, बाकी तो कॉमन वही है, क्रिस्टलाइन वजह से डिफरेंस है। ठीक है, ठीक है, ये वही है फिजिकल प्रॉपर्टी की डायरेक्शन मतलब क्या है ये मैंने बता दिया। काफी लोगों के डाउट कॉमन है ये। आओ जरा मैं आपको बताता हूं। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला क्या, ग्रेफाइट। तो एक्चुअल में ग्रेफाइट ऐसा ऐसा होता है, ठीक है। ऐसी इसकी लेयर होती है, ठीक है, ऐसी इसकी लेयर होती है। तो अलोंग द लेयर इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है और अक्रॉस द लेयर भी कंडक्टिविटी आती है। तो अलोंग द लेयर और अक्रॉस द लेयर में अलोंग द लेयर इलेक्ट्रॉन फ्लो आसान है, क्यों? क्योंकि कॉन्जुगेशन होता है इसमें, डबल सिंगल डबल। तो अलोंग द लेयर कंडक्टिविटी ज्यादा होती है कंपेरिजन टू अक्रॉस द लेयर। ठीक है, क्लियर है? तो ग्रेफाइट एक एनिसोट्रॉपिक सॉलिड है। डन। तो ये कहानी थी आपकी आज की। बाकी हम कल मुलाकात करेंगे आपसे। जाते जाते आपको 2 लाइनें सुना देते हैं, ठीक है? आप रिवाइज करके आना, ठीक है? तो रिवीजन करके जब आप आओगे तो मजा आएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको इसी के आगे की कहानी बढ़ाएंगे। चलिए भाई, जाते जाते 2 लाइनें क्या कह रही हैं? अंजाम जो कुछ हो आगाज करना होगा, अंजाम जो कुछ हो आगाज करना होगा, थककर बैठना सही नहीं, रण में हाहाकार मचाना होगा। ठीक है, तो मिलते हैं बेटा हम नेक्स्ट लेक्चर में। आपके साथ सॉलिड स्टेट के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आज हमने 2 टेबल पढ़ी, ऐसे ही 5-6 टेबल हैं, खत्म हो जाएगा भाई, कोई बहुत बड़ा नहीं है। ठीक है, चलो मिलते हैं बेटा फिर, तब तक के लिए ओके बाय।